Okay, so next question. There are two long coaxial solenoids. कोएक्सियल मतलब उन दोनों का एक्सिस सेम है, कोइंसिडेंट एक्सिस है। तो ऐसा है, आपके पास एक सोलेनॉइड है, दिस वन लॉन्ग सोलेनॉइड मोर लेस लाइक दिस, और दूसरा सोलेनॉइड यहाँ पे है, मान लो ये भी लॉन्ग है, दिस इज आल्सो लॉन्ग सोलेनॉइड लाइक दैट। सो यू हैव समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास ऐसा कुछ है, यू हैव अ लॉन्ग सोलेनॉइड, कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो ये आपके पास सोलेनॉइड्स है, you have these two solenoids over here. Okay, so now the inner and outer coils have radii of R1 and R2 and the number of turns per unit length N1 and N2 respectively. तो जो इनर है उसका जो रेडियस है वो R1 है, जो आउटर जो है उसका रेडियस जो है वो R2 है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसका N2 है, और अंदर का जो सोलेनॉइड है उसका N1 है। The rate of mutual inductance to the self-inductance of the inner coil. Ratio of mutual inductance to that of self-inductance of the inner coil, मतलब M upon L1 ये रेशियो पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। If you remember, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू जीरो N1 N2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स सेम नहीं है इसलिए N1 N2 का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से मतलब म्यू जीरो N स्क्वायर लिखते थे हम लोग। तो म्यू जीरो N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, ये है फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है म्यू जीरो N1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर। ये पहली कॉइल का। अगर दूसरी कॉइल का पूछा होता तो म्यू जीरो N2 स्क्वायर ऐसा आता, लेकिन हमको ऑफ कोर्स म्यू जीरो N2 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर ऐसा आता, लेकिन हमको पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल, मतलब हमको M अपॉन L1 ये रेशियो पूछा है। तो म्यू जीरो N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो N1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर। तो कैंसिल कैंसिल, एक N1 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर कैंसिल, तो N2 बाई N1 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आपको सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको रेशियो लेना है, दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग यू आर सपोज्ड टू डू। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 10-meter long horizontal wire extends from northeast to southwest. तो just for your convenience मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है वैसे उसकी, बट आई जस्ट ड्रॉ दिस फॉर convenience. This is east, west, south and north. So you have a 10-meter long wire which extends from northeast to southwest, मतलब it is something like this, ऐसा है। Okay, it is falling with a speed of 5 meter per second at right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field of 0.3 into 10 power minus 4 Weber per meter square. The value of induced EMF is, well, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन समझने में आपको। वो प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये जो डायरेक्शंस होते हैं these are on the surface of earth, मतलब ये अगर मैं अर्थ ले रहा हूँ, if I'm taking अर्थ, तो डायरेक्शंस जो है अर्थ की सरफेस पे होते हैं। मतलब सपोज मैं अर्थ का छोटा सा पार्ट लेता हूँ, अर्थ का सरफेस लेता हूँ,
तो अर्थ की सरफेस पे डायरेक्शन हो रहे हैं। तो ये जो वायर है, दिस वायर इज फॉलिंग लाइक दिस, द वायर इज फॉलिंग टू द ग्राउंड, एंड वायर का जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, तो वायर इज फॉलिंग लाइक दिस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये वायर जो है ये अर्थ के सरफेस पे गिर रहा है, इट इज फॉलिंग, ओके, इट इज फॉलिंग। और जब ये गिर रहा है तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे, ओके। मतलब मान लो, लेट्स से दिस इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये वायर फॉल होगा तो ये वायर जो है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा। तो बिकॉज देयर इज चेंज इन द ईएमएफ, सॉरी देयर इज इन द फ्लक्स लिंक्ड विद द वायर, क्योंकि फ्लक्स लिंक्ड विद द वायर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा उसका फॉर्मूला you should know in this case. EMF induced is directly B into V into L. B is Earth's magnetic field 3 to 10 power minus 5 sorry Tesla. Velocity is 5 and length of wire is 10. So 15 into 10 power minus 4 मतलब 1.5 into 10 power minus 3 volt. Option number A. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा वायर, मतलब कंप्लीट लेंथ ऑफ वायर इज इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड सिंस द वायर इज फॉलिंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ इज डी इनटू वी इनटू एल, ओके। वी दिया है, वी दिया है, एल दिया है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। बाय द वे दिस इज फ्रॉम जेईई मेन 2019, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, राइट, ओनली फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है। द फिगर शोज अ स्क्वायर लूप एल ऑफ साइड 5 centimeter which is connected to a network of resistances. The whole setup is moving towards right with a constant speed of 1 centimeter per second. At some instant, a part of the loop L is in the uniform magnetic field of 1 Tesla perpendicular to the plane of the loop. If the resistance of L loop is 1.7, the current in the loop at an instant will be close to। तो अच्छा क्वेश्चन है ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये डॉट्स बताए हैं, मैग्नेटिक फील्ड डॉट्स बताए हैं। डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, फ्रॉम द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन। उसमें एक लूप है एल, सो दिस इज दैट लूप एल ओवर हियर, एक लूप है एल। इसका एक साइड 5 सेंटीमीटर है, ओके। देन व्हाट इज हैपनिंग इस लूप को हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी ऑफ 1 centimeter per second। वी आर मूविंग दिस लूप आउटसाइड विद वेलोसिटी ऑफ 1 centimeter per second। और यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस है, ओके। ये जो लूप है इसका रेजिस्टेंस 1.7 ओम है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है आपको, आपको बोला है व्हाट इज द करंट इन द लूप। तो करंट कैसे निकालेंगे? तो करंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। एक, करंट होता है इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आर। इंड्यूस ईएमएफ आप इजीली फाइंड कर सकते हो क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि BVL हमने अभी अभी सॉल्व किया था। BVL is the formula for induced EMF. B की वैल्यू 1 टेस्ला, B की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 पर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड इनटू लेंथ। कौन सा लेंथ? स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है तो हम लोग लेंथ कौन सा लेते हैं? लेंथ हम लोग ये लेते हैं, दिस लेंथ यू टेक। लेकिन स्क्वायर लूप है तो दोनों साइड्स आपके 5 सेंटीमीटर के हैं, तो यू जस्ट हैव टू टेक लेंथ एज 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ आप लोगे 5 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट करोगे
मतलब आपको मिल जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट का इंड्यूस ईएमएफ। आर, देखो ऐसा है कि ये जो लूप है, इस लूप का रेजिस्टेंस जो आपको बोला है 1.7 ओम है, लेकिन यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस इस लूप के रेजिस्टेंस को सीरीज में होगा, राइट। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल, और ये आर टोटल की बात हो रही है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लूप एल प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है। तो मैं इसको बोलता हूँ नेटवर्क एन, ये नेटवर्क एन है बेसिकली ऑफ नेटवर्क। अगर आप अच्छे से देखोगे नेटवर्क एन है, इफ यू सी, तो R1 R2 R3 R4, तो ये R1 अपॉन R2 मतलब 2/2 और R3/R4 1/1, ये बैलेंस नेटवर्क है ना। तो नेटवर्क एन is a balanced Wheatstone's network is a balanced Wheatstone's network. Q, because R1, R2, R3, R4. Since R1 by R2 equal to R3 by R4, इसका मतलब ये हो गया कि R1 R2 सीरीज में है, therefore R1 and R2 are in series, R3 and R4 are in series, राइट। तो R1 R2 सीरीज में है, तो मैं इसको बोलता हूँ RS1, दैट इज R1 प्लस R2 सीरीज में है, इसलिए तो ये आ गया 4 ओम, और R3 R4 सीरीज में RS2 इज R3 प्लस R4, दैट इज 1 प्लस 1 2 ओम। नाउ ये ऊपर का RS1 और नीचे का RS2 दे आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में है। नाउ RS1 and RS2 are in parallel. Therefore, overall नेटवर्क का रेजिस्टेंस आपका आएगा 1/RS1 प्लस 1/RS2। तो 1/RS1 कितना है आपका 4, ये आया आपका 2, तो ये आपका आ गया 1/2 प्लस 1/4 इज बेसिकली 3/4, तो आपका Rn आ गया 4/3। Therefore, total resistance is resistance of loop plus resistance of network. Loop का resistance 1.7 था, इसका 4/3 है। 4/3 मतलब 1.33 होता है बेसिकली, ओके। तो 4/3 आपको पता होना चाहिए 1.33, तो रफली 3 ओम आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। Therefore, current is induced EMF upon R total. Induced EMF was 5 into 10⁻⁴ upon this is 3, तो 5/3, 5/3 is 1.7 into 10⁻⁴ एम्पियर, मतलब 170 into 10⁻⁶ एम्पियर, मतलब आपको मिल गया करंट I इक्वल टू 170 माइक्रो एम्पियर। ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ। दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक लूप है, लूप को एक नेटवर्क ज्वाइन किया हुआ है हमने। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला है, लूप स्क्वायर लूप है, साइड 5 सेंटीमीटर है। आप इस लूप के साथ जो व्हीटस्टोन नेटवर्क लगाया है वो बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क है, मतलब R1/R2 = R3/R4 है। हम जब इस व्हीटस्टोन नेटवर्क को बाहर पुल करेंगे तो लूप भी बाहर पुल होगा, तो लूप जब बाहर पुल होगा तो फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा। तो करंट कितना इंड्यूस हुआ है ये पूछा है। सबसे पहले करंट निकालना है तो ई और आर दोनों चाहिए, तो इंड्यूस ईएमएफ इज BBL, B इज 1, B आपको बोला है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया
मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, वो 10⁻²। मीटर पर सेकेंड आ गया। एल इज लेंथ, जिस 5 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो इंड्यूस ईएमएफ मिल गया 5 × 10⁻⁴ वोल्ट का। टोटल रेजिस्टेंस आएगा लूप का रेजिस्टेंस प्लस नेटवर्क का रेजिस्टेंस। लूप का रेजिस्टेंस तो 1.7 दिया ही है, नेटवर्क का रेजिस्टेंस तो पहले चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस नेटवर्क है कि नहीं। बैलेंस नेटवर्क है तो ये R1 R2 ये पैरेलल में, मतलब ये दोनों पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। फिर R1 R2 का सीरीज और R3 R4 का सीरीज, इसको मैंने RS1 बोला है और इसको मैंने RS2 बोला है। तो ये RS1 और RS2 दे आर इन पैरेलल, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया हमने, वो नेटवर्क का रेजिस्टेंस मिल गया हमको। उस नेटवर्क के रेजिस्टेंस में हमने लूप का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो हमको मिल गया टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम का। तो करंट आपके पास आएगा ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो आपको मिल गया 170 माइक्रो एम्पियर का टोटल करंट। तो वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का। Why I am taking questions from JEE main, because ये questions जरूरी नहीं है कि JEE में ही आएंगे, नीट में भी आ सकते हैं। तो because you see this all we have already learned, तो इस पे आ सकते हैं questions, that's why I am taking this. Next question, an inductance coil has a reactance मतलब X, लेकिन इंडक्टेंस कॉइल है मतलब XL है। अगर कैपेसिटेंस बोला होता तो फिर XC लिखते। तो इंडक्टेंस कॉइल हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम व्हेन एन AC सिग्नल फ्रीक्वेंसी F बोलो या N बोलो, आपके ऊपर है, फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज is applied to the coil, the applied voltage leads the current। यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है करंट बाय 45 डिग्री, मतलब फेज एंगल 45 दिया है आपको। The self inductance of the coil is again a good question। तो सबसे पहले ये इंडक्टेंस कॉइल है। इंडक्टेंस कॉइल में सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, मतलब इम्पेडेंस जो होता है, इम्पेडेंस अगर आपको याद होगा √R प्लस XL माइनस XC²। यहाँ तो ना रेजिस्टेंस है ना XC है, तो ये जो XL की वैल्यू है वही इम्पेडेंस की वैल्यू है आपके पास, दिस इज इम्पेडेंस इटसेल्फ। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको F दिया है 1000 हर्ट्ज, इससे आपको ओमेगा मिल जाएगा। तो बाय द वे हमको फाइंड क्या करना है, हमको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, आपको याद है XL इज इक्वल टू ओमेगा L ऐसा था। ओके, so this is what you should know, this is what you should remember always। okay, good। Now how to solve this question? XL ओमेगा L तो है। ओके, नाउ XL 100 ओहम आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? विल कम टू दैट इन अ व्हाइल, विल राइट अबाउट दैट आल्सो। तो वो इसके लिए नहीं लिख सकते हम लोग, बिकॉज इसके लिए आपको इम्पेडेंस ट्रायंगल याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद तो याद करवा देता हूँ। ये था आपका इम्पेडेंस ट्रायंगल, समथिंग लाइक दिस। ये था आपका फेज एंगल फाई, ये था आपका Z, इफ यू रिमेंबर ये अब था आपका R, ये था आपका XL माइनस XC। ओके, नाउ द प्रॉब्लम हियर इज XC भले ही नहीं है, देयर इज नो कैपेसिटेंस हियर, देयर इज नो कैपेसिटेंस, लेकिन जो कॉइल है उसका खुद का भी रेजिस्टेंस कुछ होगा, देयर इज गोइंग टू बी सम रेजिस्टेंस ऑन द कॉइल। So even though Xc is not there, but any metal has its own resistance. So
what you can say is from this particular diagram that phi is 45 डिग्री क्योंकि बोला ही है आपको. तो अब if I take cos of phi happens to be adjacent side upon hypotenuse. ओके, तो आपको मिल जाएगा r इक्वल टू z cos phi. थोड़ा सा ये आपके सिर के ऊपर से जाएगा, जाना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि एवरीथिंग शुड नॉट बी वेरी सिंपल टू यू. ओके, z is 100, 100 है z is 100. ओके, cos phi is cos of 45, 100 by root 2. मैं इसको लिख सकता हूँ 50 into 2 by root 2. यस, इसको लिख सकता हूँ root 2 into root 2. यस, कैंसल कैंसल. तो r आपको मिल गया 50 root 2. गुड गुड. तो बट इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक्सएल था, है ना. तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल. अब आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? आपको कंफ्यूजन यहाँ हो रहा होगा दैट इंडक्टेंस कॉइल हैज अ रिएक्टेंस ऑफ. यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि नॉर्मली हमने क्वेश्चन पढ़ते वक्त इंडक्टेंस कॉइल हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 100, हमने इसी को एक्सएल अज्यूम कर लिया. ये सबसे गलत चीज है. तो दिस इज व्हाई यू विल ऑलवेज फेस सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर. तो ये करेक्शन आप हमेशा याद रखना. इंडक्टेंस कॉइल हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 100 ओहम, मतलब ये टोटल रिएक्टेंस की बात है, टोटल इम्पीडेंस की बात चल रही है यहाँ. ओके, नाउ you have from here r equal to xl equal to omega l equal to 50 root 2. हमको फाइंड करना है l. तो हमको मिल गया 50 root 2 equal to omega l. तो हमको मिल गया l equal to 50 root 2 by omega. तो हमको मिल गया 50 root 2 by 2 pi times of frequency. तो 50 root 2 upon 2 pi times of frequency is 1000. 1 जा 20 जा, तो आपको मिल जाएगा ये. सॉल्व करोगे तो रूट 2 अपॉन 40 पाई. तो दिस इज रूट 2 अपॉन 40 पाई. तो इसको सॉल्व करो. इट इज प्रीटी सिंपल. रफली बता सकता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा केस है. रफली 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 2 हेनरी आएगा ये. रफली कैसे आया तो बता सकता हूँ अभी. देखो रूट 2 की वैल्यू आपको पता होती है 1.414. 1/4 0.25, और ये जो 40 था तो नीचे 0 था, ऊपर आएगा 10 पर -1 होगा. और पाई की वैल्यू 1/पाई की वैल्यू 0.318 होती है. ओके, तो इफ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस 25 3 जा रफली 0.75 आगे वापस से इनटू 1.4, तो रफली 1.1 इंटू 10 पर -2 हेनरी आ जाता है आपका आंसर. ऑप्शन नंबर डी. ये क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करूंगा बिकॉज इट may lead to some confusion and it should lead to some confusion. Inductance coil has a reactance of, ऐसा बोला है कि inductance coil has an inductive reactance of. नहीं, तो reactance का मतलब होता है impedance. बेसिकली टोटल रिएक्टेंस, टोटल इम्पीडेंस कितना 100 ओम. तो सबसे पहला यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को. फिर जब हमने एसी सिग्नल कनेक्ट किया है 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, तो वोल्टेज लीड कर रहा है 45 डिग्री से. मतलब ये है कि इस सर्किट में ये जो भी आपका सर्किट होगा इट विल बी एक्टिंग एज इंडक्टिव सर्किट. तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से हमने ये तो देख लिया कम से कम दैट cos वाइज r बाई z, है ना. और r इक्वल टू xl है. why xl? बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग. क्योंकि इस पूरे के पूरे सर्किट में कैपेसिटेंस नहीं है, तो XC तो है ही नहीं. तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किस से आ रहा है? वो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इट इज कमिंग ओनली फ्रॉम XL.
तो इसलिए मैंने इसको लिखा है एक्सएल बाय जेड। तो एक्सएल आपको मिल जाएगा जेड कॉस फाइव। ओके, तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व। तो 50√2 इक्वल टू एक्सएल, एक्सएल होता है ओमेगा एल, एल इज 50√2 बाय ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, you get 1.1 to 10 power minus 2 Henry. So this kind of questions we don't expect to come in exams, but it is good that you need to know this kind of questions. तो आपके लेवल पे एक्सपेक्टेड नहीं है, बट आ गया तो ऐसा सॉल्व करते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the potential difference V and current I flowing through an instrument in an AC circuit of frequency f are given by, तो V आपको दिया है 5 cos ओमेगा t और I आपको दिया है 2 sin ओमेगा t। दिख ही रहा है हम लोगों को यहाँ पे कि यहाँ पे वोल्टेज इज लीडिंग करंट, क्योंकि वोल्टेज में कॉस है, करंट में साइन है, तो वोल्टेज इज लीडिंग करंट। द पावर डिसिपेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट इज जीरो। क्यों जीरो? इतना इजी क्वेश्चन है ये दैट इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको पावर डिसिपेटेड का इक्वेशन बताया था, VRMS into IRMS into cos of phi, पावर फैक्टर हुआ था हमने cos phi को। तो आपको पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिर्फ V into I करके नहीं चलेगा। VRMS IRMS cos of phase difference between current and voltage, और दिख रहा है ना यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin है, तो फेज डिफरेंस π/2 है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो phi sin of π/2 प्लस ओमेगा t। क्यों? क्योंकि since why we can do this is since sin of π/2 plus theta equal to cos theta, इसलिए मैं लिख पाया, है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग 1 and 2, या फिर फ्रॉम 1 and 2, नॉट कंपेयरिंग 1 and 2 बट यू कैन से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/2। तो ये आपको मिल जाएगा VRMS IRMS, जो भी वैल्यू आएगा डजंट मैटर, आई डोंट केयर हियर, आई डोंट केयर, क्योंकि cos of π/2 जीरो हो जाता है, तो पावर इज जीरो, ऑप्शन नंबर ए। तो योर लेवल ऑफ ट्रेनिंग शुड बी लाइक दिस, कि आपने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही खत्म कर दिया। ओके, सो व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, आपको वोल्टेज में 5 cos ओमेगा टी दिखा, करंट में 2 sin ओमेगा टी दिखा, मतलब समझ में आ गया यहाँ पे वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है π/2 से, मतलब फेज डिफरेंस इज π/2। पावर के इक्वेशन में VRMS IRMS cos ऑफ phi आता है, मतलब cos ऑफ π/2 आएगा, मतलब जीरो आएगा आंसर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मोर और लेस सेम। इन एन AC सर्किट V and I are given by, तो यहाँ पे वोल्टेज दिया है 100 साइन ऑफ 100t और करंट दिया है 100 साइन ऑफ 100t प्लस π/3। मतलब आपको समझ गया कि फेज डिफरेंस π/3 का है। आपको पावर डिसिपेटेड बोला है, तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला है आपके पास VRMS IRMS cos ऑफ phi। VRMS आपको पता होना चाहिए कि VRMS होता है पीक वैल्यू बाय √2। तो VRMS आपको हमने सीखा है RMS वैल्यू इज पीक वैल्यू बाय √2, तो करंट IRMS इज पीक वैल्यू ऑफ करंट बाय √2 cos ऑफ π/3। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पीक वैल्यू मतलब ये पीक वैल्यू है, V0 है। ये इक्वेशन याद होने चाहिए AC के, P इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, तो ये पीक वैल्यू होता है। तो ये V0 है 100 वोल्ट और I0 भी है 100 एम्पियर। तो 100 बाय √2,
100/√2 cos of pi by 3 मतलब cos of 60 degrees that is half। तो यहाँ ये आपका 100 into 100 मतलब 10 power 4 अपॉन √2 into √2 into 2 मतलब 4। 1/4 आपका आता है 0.25 into 10 power 4। ओके राइट गुड। नाउ प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुआ? प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि हमने यहाँ पे मिली एम्पियर पे ध्यान नहीं दिया था। तो ये मिली एम्पियर में था, मतलब ये भी मिली एम्पियर में था, मतलब ये 100 इंटू 10 power-3 था। तो मुझे एक 10 power-3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो गड़बड़ क्रिएट कर सकता है। तो ये आपके पास आ गया 1/4 is 0.25, 10 power+4 into 10 power-3 is 10 power+1, मतलब 2.5 watt of power is dissipated। I can 2.5 watt है। तो everything is just based on equations। equations आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी तो सॉल्व कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sinusoidal AC current flows through resistor R। तो हमारे पास एक साइन वेव है, AC करंट को बोला है, मतलब करंट का जो वेव है वो साइन वेव है जो एक रजिस्टर R में से फ्लो हो रहा है। उसका पीक वैल्यू IP है, तो पावर डिसिपेटेड कितना होगा ऐसा आपको पूछा है। तो अगेन अ गुड क्वेश्चन, यू नो पावर is I²R। Now you should be asking a question here कि क्यों हम पिछले एग्जाम्पल में IRMS cos फाई ले रहे थे और क्यों हम इस एग्जाम्पल में वैसा नहीं ले रहे। रीजन ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर कट वोल्टेज का और करंट का इक्वेशन दिया है। आपको क्लियर कट पता है कि वोल्टेज और करंट दोनों अल्टरनेटिंग है, आपको दोनों का फेज डिफरेंस भी पता है। तो जब वोल्टेज मतलब ईएमएफ और करंट इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, इन दोनों का फेज डिफरेंस पता होता है, तब हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं। और जब इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं पता, हमको सिर्फ बोला है कि एक एसी करंट है जो रजिस्टर आर से फ्लो हो रहा है और करंट की पीक वैल्यू आईपी है, तो फिर पावर डिसिपेटेड कितना है। तो ये आपको बताना चाहिए कि जब आप यहाँ पे I² लिखते हो तो ये आरएमएस वैल्यू होता है, और आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू जो होता है वो पीक वैल्यू का √2 होता है। बस इतना ही पता होना चाहिए। ओके सॉरी, तो ये आ गया आपका IP², √2 का स्क्वायर 2 into R, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन खत्म। This is how you are supposed to solve this particular example। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an AC main supply is given to be 220 volt, what would be average EMF during positive half cycle। तो AC मेन सप्लाई में आपको 220 वोल्ट दिया है और आपको पूछा है व्हाट शुड बी द एवरेज EMF। आपको याद होगा मैंने थियरी में बताया है, एंड आई एम वेरी श्योर कि मैंने थियरी में बताया है। सो लेट मी जस्ट टेक यू टू थियरी क्लासेस। आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमने कहीं तो वो इक्वेशंस लिखे थे, somewhere we have done this, I think over here, somewhere over here। Just a minute because it is important। So मैंने कहीं तो एवरेजेस की बात की थी, तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फॉर्मूलाज ही इम्पोर्टेंट है। यू नीड टू नो फॉर्मूलाज ऑफ एवरेज। ठीक है, इसमें नहीं है। लेट मी सी इफ आई हैव डन इट इन सम अदर लेक्चर।
somewhere I have spoken about, यहाँ पे है yes, ये है RMS values, ये है average values. This is what I am talking about. So you should always remember formulas. Average value of EMF is 2 by pi times of peak value. बस मुझे यही याद दिलाना था आपको. Once you know this, now we can solve that particular question. है ना? हमें एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल बोला है, तो एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए. एवरेज ईएमएफ इज नथिंग बट, एज यू जस्ट सॉ, 2 by pi times of peak value. Okay, but what you know is, अभी अभी हमने देखा, अभी अभी जस्ट हमने देखा, क्या देखा पिछले क्वेश्चन में, RMS वैल्यू इज पीक वैल्यू बाय रूट 2. तो ERMS is peak value by root 2. मतलब peak value is root 2 times of ERMS. मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि you should know कि जब हम लोग बोलते हैं हमारे घर में 220 वोल्ट का सप्लाई है, तो हम RMS वैल्यू की बात कर रहे हैं. मतलब ये जो वैल्यू है ये RMS वैल्यू दी हुई है. तो I will get, in short, average EMF in one positive cycle, positive half cycle, 2 by pi E0. E0 is root 2 times of ERMS. तो यहाँ ये आपका 2 root 2 by pi ERMS is 220. तो आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है. तो इट इज जस्ट लाइक 2 into root 2 is 1.414 into pi is 0.312 into 220. ओके, तो रफली भी कैलकुलेशंस कर सकते हो आप, बिकॉज इट इज क्वाइट सिंपल. कैसे, तो ये आ गया 2.828 into 0.312, 318 आता है बेसिकली ये into 220. ओके, तो 220 into 0.3, 22 3s are 66, है ना. तो this is roughly 2.828 into roughly 67 68 के आसपास आएगा. roughly 67 68 into roughly 3, it is 198 volts. तो आंसर आ गया आपका 198 volts. या इससे भी सिंपल करना है आपको, अगर अदर वे आउट, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. पाई की वैल्यू 22/7 होती है. तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है. 1 जा 10 जा. ओके, तो ये आ गया आपके पास 2 into root 2 is 1.414 into 10, और ये 7 ऊपर आ गया. तो ये आ गया आपका 2 into 14.14 into 7. तो ये आ गया आपका 14 into 14.14. 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो उससे ज़्यादा आएगा, 198 आएगा. ऐसा भी कर सकते हो. तो वो पॉइंट हियर वाज, क्या आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज की बात हो रही है. आप एवरेज पावर में और पॉजिटिव हाफ साइकिल में ईएमएफ या फिर करंट के एवरेज में कंफ्यूज नहीं होना है. हमको पता होना चाहिए कि एवरेज वैल्यू इन वन हाफ साइकिल इज 2 by pi टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, फिर वो करंट की हो या फिर वो ईएमएफ की हो. तो इट इज 2 by pi into peak value of, if it is EMF, the peak value of EMF, it is current, so it is peak value of current. But one more thing you should know is this, कि ERMS जो है वो E0 by root 2 है. मतलब E0 root 2 times of ERMS है. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हमको बोला होता है कि 220 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है, मतलब RMS वैल्यू दी जाती है ये. Okay, so this is how you are supposed to solve this question. Next question. In the circuit shown below, the AC source has a voltage of 20 cos of omega t,
with omega as 2000 radian per second, the amplitude of the current will be nearest to, बहुत easy question है, it is extremely simple question. कैसे? तो करंट कैसे निकालोगे आप? आपको पता है यहाँ पे I0 इक्वल टू E0 बाय R लिख के नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस सर्किट में, डायग्राम दिया ही है, इस सर्किट में आपके पास इम्पिडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है। तो E0 तो आपको पता ही है, E0 कितना है 20 दिया ही है ना, ये E0 होता है। Z कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो R आपके पास है 6 ओहम, XL आप निकाल सकते हो ओमेगा L से, ओमेगा 2000 है और L की वैल्यू 5 मिली हेनरी है, मतलब 10 पावर माइनस 3 करोगे यहाँ पे मिली हेनरी को, राइट? ओके, अब देयर इज वन मोर थिंग हियर, एक चीज और है यहाँ पे जो आपको नोटिस करना पड़ेगा। ये जो इंडक्टर है इसका भी रेजिस्टेंस कुछ दिया है आपको, तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। तो बाय द वे दिस इज 10 ओहम, तो एक्सेल तो आपको मिल गया 10 ओहम, ओके, एक्सेल मिल गया 10 ओहम। प्रॉब्लम आएगा रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओहम नहीं ले सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि इंडक्टर जिस मटेरियल से बना है उसका भी रेजिस्टेंस दिया है 4, तो रेजिस्टेंस 10 ओहम आएगा टोटल। फिर XC निकालोगे 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा इज 2 to 10 power 3 and C is 50 माइक्रोफैरड 10 पावर माइनस 6। तो ये आपका आ जाएगा XC is equal to 1 upon 100, मतलब 10 पावर 2 into 10 पावर 3 into 10 पावर माइनस 6, मतलब 1 upon 10 पावर माइनस 1, मतलब 10, ये भी 10 आ गया ओहम में ऑफ कोर्स। तो आपको R की वैल्यू 10, XL की वैल्यू 10 और XC की वैल्यू 10, तो R 10 ओहम, XC 10 ओहम, XL 10 ओहम। तो अब इजीली फाइंड कर सकते हो आप, तो ये आएगा E0 इज 20, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस में आपको R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर ऐसा है, ओके। तो नाउ 20 अपॉन R स्क्वायर, मतलब ये आ गया आपका 10 स्क्वायर, XL और XC दोनों की वैल्यू सेम है तो माइनस मतलब 0 है ना, तो 20/10 दैट इज रूट, दैट इज 20/10 इज 2, तो 2 एम्पियर करंट। मैं वापस बता देता हूँ आपको। तो होल पॉइंट हियर वाज दिस कि आपके पास जो डायग्राम है उस डायग्राम का आपको यूज करके इम्पिडेंस की वैल्यू निकालनी है, और जो इक्वेशन आपको दिया है उस इक्वेशन से आपको E0 मिल गया 20, इम्पिडेंस है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, करेक्ट। अब द थिंग हियर इज दिस, R रेजिस्टेंस सिर्फ 6 ओहम लिया तो गए काम से, क्योंकि इंडक्टर मतलब जो कॉइल है उसका खुद का जो मटेरियल है उसका भी 4 ओहम रेजिस्टेंस दिया है, और ये 6 ओहम और ये 4 ओहम सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो 10 ओहम आएगा। तो मैं आपके लिए इसको R1 बोलता हूँ और इसको R2 बोलता हूँ, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट दिस रेजिस्टेंस actually comes from R1 plus R2. So it comes from R1 plus R2. Okay, तो ऐसा ये आता है बेसिकली। तो ये आपको मिल गया XL इक्वल टू 10 ओहम। तो ये आ जाएगा E0 which is 20 अपॉन Z वैल्यू। Z वैल्यू अभी अभी आपने देखा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, तो
तो 20 अपॉन आर स्क्वायर, आर जो है ये 10 स्क्वायर है, एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो गया, तो 20/10 दैट इज 2 एम्पियर करंट। खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, an inductor of inductance L and resistor of resistance R are joined in series। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में लगाया है और उसको एक फ्रीक्वेंसी सोर्स ओमेगा से कनेक्ट किया है। हाउ मच इज द पावर डिसिपेटेड? तो पावर डिसिपेटेड P इज नथिंग बट वी आई कॉस फाई। अभी भी देखा था हमने, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो V, बट करंट इज V बाई जेड और cos फाई पावर फैक्टर ये R बाय जेड आता है। कैसे? तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल था ही, यहाँ ये इम्पीडेंस ट्रायंगल था ही, मैंने बताया ना cos फाई R बाय जेड, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से आता है। ओके, तो यू शुड नो that cos phi is R by Z and it comes from impedance triangle. So since I is equal to V by Z, cos phi is R by Z. ये आपको पता होना चाहिए अब। You should know this thing. So P is equal to V square R upon Z square. But you already know that Z is equal to under root of R square plus XL square, क्योंकि XC तो है ही नहीं, कैपेसिटर तो नहीं है यहाँ पे। So Z square is equal to R square plus XL square, and XL is nothing but omega L। ये आ जाएगा आपका R square plus omega square L square। Therefore पावर मिल जाएगा P equal to V square R upon R square plus omega square L square। Option number B। Option number B is correct answer। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, दे आर वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन एंड दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट एज वेल। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें आपको करनी है यहाँ पे। तो पावर इज P V I cos phi, I इज V by Z, हमको पता ही है ओम्स लॉ से। cos phi is R by Z इम्पीडेंस ट्रायंगल से। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किट L C and R are connected in series। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें LCR कनेक्टेड है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है जिसका फ्रीक्वेंसी F है। करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ C इज। करंट लीड कर रहा है, मतलब ओवरऑल एज आई टोल्ड यू, करंट लीड करने का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल से पहले मैं बताता हूँ आपको फेजर डायग्राम। अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हमने लिया था ER, दिस वाज ER पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। यहाँ हमने लिया था XL, ये था हमारा XL। नीचे हमने लिया था XC, क्योंकि कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड करता है, मतलब बेसिकली इफ यू वांट आई कैन से EL आल्सो, और EXEL ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, EC और ये था EL। थियरी में जो केस हमने डिस्कस किया था वो केस था EL ग्रेटर देन EC का, मतलब XL ग्रेटर देन XC का। इस क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि जो करंट है वो लीड कर रहा है, मतलब EC इज ग्रेटर देन EL। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो केस है ये हम न्यूमेरिकल के टाइम पे लेने वाले हैं। तो ये आगे रिजल्टेंट दिया गया EC माइनस EL, क्योंकि EC EMF across capacitor is greater than EMF across inductor, राइट। तो ओवरऑल हमारे पास अभी ये सिनेरियो है। ओवरऑल व्हाट वी हैव इज दिस, सॉरी फॉर दिस, ओवरऑल हमारे पास ये सिनेरियो है।
overall what we have is this. So this is what we have. अब इन दोनों का रिजल्टेंट EL माइनस EC और ER का रिजल्टेंट आपका जाएगा समवेयर ओवर हियर. ये है आपका फाइनल मतलब EMF और ये डायरेक्शन है करंट का. ये है आपका फाई एंगल. ये साइड है आपका EL EC माइनस EL. फिर आप लिखोगे tan phi. What is tan phi? Tan phi is of course opposite side upon adjacent side. So opposite side is EC minus EL, adjacent side is ER. EC is IXC and this is IXL upon IR. Okay. Good. Then, sorry for this. Okay. तो अब हमको मिल गया tan phi इक्वल टू XC minus XL upon R. XC is omega 1 upon omega C. XL is omega L upon R. इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, राइट. और आपको फेज एंगल 45 डिग्री दिया है, तो ये tan of 45 डिग्री. This is you have to solve. You have to simplify and solve this. Okay, तो ये आ गया R tan 45 1 upon omega C minus omega L. R tan 45 is 1. So R equal to 1 upon omega C minus omega L था, तो ये आ जाएगा R plus omega L equal to 1 upon omega C. मतलब omega C is 1 upon R plus omega L. C is equal to 1 upon omega R plus omega L. So C is equal to 1 upon omega is 2 pi times of frequency R plus 2 pi times of frequency into L. तो ऐसा कुछ होना चाहिए. 2 pi frequency L plus R आ गया ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. यस, सिंपल क्वेश्चन. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आज के अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट गए हैं, इसका मतलब थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग नहीं है. इसका मतलब आपको थियोरी जो पहले 2-3 लेक्चर्स थे वो रिवाइज करना जरूरी है. तो सर्किट रेजिस्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, इंडक्टिव होगा, मतलब नो लीड नो लैग होगा. करंट विल लीड और ईएमएफ विल लीड डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ ई सी ई एल या फिर इट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स सी एक्स एल. तो ये हमने फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ किए थे, ये हमारे पास फाई एंगल क्या होता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, tan फाई कैसे निकालते हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी से आते हैं. तो माय एडवाइस इज दैट बेटर यू फर्स्ट रिवाइज थियरी अगर आज के क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो, बिकॉज दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन डू. क्योंकि करंट लीड कर रहा है, मतलब करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे चल रहा है, ये हमको पता है. मतलब ईएमएफ लैग कर रहा है, तो इसका मतलब EC इज ग्रेटर देन EL, ये बताना चाहिए. मतलब EC माइनस EL ये EC के डायरेक्शन में होगा, ये पता होना चाहिए. तो इफ यू नो ऑल दिस ओनली देन यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, which is option number E. So we are done for today. We'll stop here and more questions will come in the next session.